प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। और इस समय पर आपके साथ होते हैं आपके कुछ दोस्त जो लेकर आते हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियां, और ख़ास तौर से हमारे किसान बंधुओं के लिए जो ये कार्यक्रम होता है हमारा आज किसान की बात, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसमें हम किसानों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे विषय ऐसे लेकर के आते हैं जो कि समसामयिक आधारित होते हैं, और कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे किसानों को, या ऐसे भी अरविंद बहुत सारे हमारे श्रोता होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घरों में भी छोटी मोटी बागवानी करने के शौक़ रखते हैं, किचन गार्डन बनाने के शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए भी ऐसी समय समय पर हम जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो आज के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ कोमल, और मेरे साथ तो अरविंद है ही। जी हाँ, और स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से कार्यक्रम में। और दोस्तों, जब हम खेती की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ना, जब कुछ एक विषयों को हम जब ओवरव्यू करें कि होता है कि कौन सा बीज लेना चाहिए, पानी का प्रबंध कैसा करना चाहिए, कीटनाशकों का प्रबंध कैसा करना चाहिए, जो हम बीज लगाते हैं किसी चीज़ की उसमें दूरी कितनी, बहुत सारी इस तरह की मोटी मोटी बातें करते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसका हम बहुत कम कई बार हम लोग जो है ना चर्चा नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, वो है खेत में खाद देने के बारे में। बिल्कुल, और खाद जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं ना अरविंद की रसायनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है खेत की मिट्टी बहुत ख़राब हो गई है, फसल बहुत ख़राब हो गई है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है स्वास्थ्य के तौर पर, और हमारे किसानों के खेतों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो समय है कि हम उन रसायनों का इस्तेमाल कम करके थोड़ा सा कम रसायनों की तरफ जाएँ, और आज कुछ खाद के बारे में बात हो जाए। जी हाँ, और रसायन जो हम इस्तेमाल भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी खराब होते, लेकिन अत्यधिक उपयोग करने से हानि होती है फसल को भी, और उनको कंज्यूम करने से, उनको उपयोग करने से उपभोक्ता को भी। इसीलिए आज के समय में जैविक खेती बहुत बढ़ रही है, खाद का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उसमें एक खास तरह की खाद और भी होती है जो आप ऐसा नहीं कि नई है, बहुत समय से वो चल रही है, बट उसका इस्तेमाल लगातार अब शुरू हो रहा है। वो है हमारी केंचुआ खाद। बिल्कुल, केंचुआ खाद यानी केंचुए से तैयार हुई हुई खाद, जो कि किसानों की सबसे बड़ी मित्र कही जाती है। ये एक भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है, और ये केंचुआ बहुत सारे कीड़ों और वनस्पति के भोजन के कचरे आदि को मिलाकर के बनाई जाती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम लोग आपस में नहीं भी बता सकते हैं। तो जी हाँ, और दोस्तों इसीलिए आज इससे जुड़ा हुआ हमारा विषय है, वो है केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट की तैयारी। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सांगवान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और आपको बता दें डॉक्टर सीमा सांगवान वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा, नई दिल्ली से, और ये यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में आपके सभी सवालों का जवाब देने जो कि जुड़े होंगे केंचुआ खाद और कंपोस्ट की तैयारी से। बिल्कुल, और इस विषय पर ढेर सारी जानकारियां हम तो हासिल करेंगे ही। हमारे मन में बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो कि हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन अगर आपके मन में भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है, यानी केंचुआ खाद और कंपोस्ट की तैयारी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीफोन नंबर है 0112342108 और 0112342108। लेकिन श्रोताओं, आप सभी से ये गुजारिश है, ये आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि जब आप कॉल करें हमारे पास तो कम शब्दों में अपने सवाल रखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। जी हाँ, और इससे पहले कि आपके कॉलों की जो श्रृंखला शुरू हो, डॉक्टर साहब एक सामान्य बात से हम शुरू करेंगे। हालांकि जैसे हमने अपनी जिक्र भी किया कि रसायनों का उपयोग कम करना चाहिए, और इसलिए केंचुआ खाद, क्या यही एक सामान्य बात होगी कि रसायन कम कर दीजिए और केंचुआ खाद और अन्य खाद इस्तेमाल कर लीजिए, सिर्फ एक यही वजह होगी? देखिए, अगर हम अपनी मिट्टी की बात करें ना, तो मिट्टी को अगर हम शुरू से देखना शुरू करें तो धीरे धीरे जब हरित क्रांति आई थी
तो हमने शुरुआत की थी रासायनिक खादों से, वो उसी से बढ़ा था हमारा उत्पादन और सब कुछ। लेकिन वो निरंतर इतना उपयोग कर दिया हमने, और स्पेशली बिना जाने बिना ज्ञान के हमने उसका उपयोग किया। जहां जरूरत थी वहां तो डाला ही, जहां जरूरत नहीं थी वहां पे भी डालते चले गए। इस वजह से जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। और उसी में अगर और रसायन डालते रहे तो उससे कुछ होने वाला नहीं, वो सिर्फ पर्यावरण को खराब कर रहा है, वो मिट्टी को खराब कर रहा है, और हमारे पानी को भी, वो क्योंकि बह के पानी में जाता है तो पानी को भी खराब कर रहा है। तो इस वजह से अब जरूरत आन पड़ी है कि हम सबको रासायनिक खादों को छोड़कर जैविक खादों की तरफ जाना चाहिए। जैविक खाद जो कि ना कोई नुकसान है, ना कोई हानि होगी उससे, और हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और हमारी फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसीलिए हमारा फोकस इस तरफ होना आजकल बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होता कि चलिए रसायन क्योंकि जब इस्तेमाल कर रहे थे तो खेती बहुत अच्छी हो रही थी, होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रसायन का इस्तेमाल अपने कम कर देंगे या फिर अब बंद कर देंगे और ये खाद डालने से उनकी उत्पादकता में कम आएगी, गुणवत्ता में कोई कमी हो जाएगी? देखिए, ऐसा होगा कि एकदम से तो बराबरी नहीं हो सकती, और हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि रसायनों को एकदम से बंद कर दीजिए। आपको उसका प्रतिशत, जो हम कहते हैं कि जहां पे वो 100% यूज हो रहा था, वहां आप जैविक खादों के इस्तेमाल से पहले उसको 50 पे लाइए, फिर और कम कीजिए, फिर 40 करिए, फिर 35 कीजिए, 25 कीजिए, और धीरे धीरे वो प्रतिशत कम होता जाएगा और उनकी जगह हमारे जो जैविक खादें हैं वो लेती चली जाएंगी। क्योंकि मिट्टी हो या कुछ भी हो, उसको एकदम से जब हम उसमें बदलाव करेंगे तो वो बदलाव का मतलब उसमें टाइम देना चाहिए हमें कि मिट्टी अपने आप को ढाल सके, और वो जैविक खादों के उपयोग से हम उसको उतनी ही बराबरी पर ले आए जो रासायनिक खादों से चल रहा था। तो वो धीरे धीरे होगा, स्टेप वाइज होगा, लेकिन इसको शुरुआत करने की बहुत एक्सट्रीम अब पीक आ चुकी है जहां हमें कर देना चाहिए। जी, यानी संतुलन बना रहना चाहिए। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं केचुआ खाद के बारे में। तो ये बाकी खादों से किस तरह से अलग होती है? देखिए, केचुआ खाद वैसे तो एक जैविक खाद एक बहुत बड़ा टर्म इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खादों में सब खादें आती हैं जो सूक्ष्म जीवों के इस्तेमाल से, और जो ऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से बनाई जाती हैं, जिसमें कोई रसायन नहीं होता और कुछ नहीं होता। लेकिन उसमें स्पेशली जो केचुआ खाद है, केचुआ खाद जिसे किसान मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है जो हम जिसे केचुआ बोलते हैं, वो एक ऐसा जीवाणु है जो मिट्टी में ही होता है, मिट्टी में ही अपने आप को पनपता है, और उसके बहुत सारे लाभ हैं जो उसको मिट्टी वाली चीजों को सला गड़ा के अपने ही अंदर से पाचन तंत्र से निकाल कर जब बाहर निकालता है तो उसके जो पोषक तत्वों की मात्रा है उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो जिस तरह से वो मिट्टी में छेद करता है, गड्ढे करता है, उसकी वजह से उस मिट्टी में वायु का जो संतुलन है, वायु आना जाना, उसका भी संतुलन बढ़ जाता है। उसकी वजह से जितने और जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो भी बहुत अच्छे से पनपते हैं, और सब अपना मिलकर एक हम कहेंगे जिसको एडवांटेज, उसको किसी तरह से सकारात्मक रूप से वो भूमि को फायदा देते हैं। केचुआ ही एक मुख्य हम कहेंगे डिफरेंशियल है कि अंतर करने के लिए कि जब हम केचुआ खाद और यानी वर्मी कंपोस्ट और एक नॉर्मल कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ केचुआ ही है जो दोनों को अलग करता है, कुछ अन्य चीजें भी हैं? जी, केचुआ तो सबसे बड़ा आप कहेंगे कारण है कि इसमें हम केचुआ खाद यूज करके उसका लेवल बढ़ा रहे हैं, उसका मतलब कैपेसिटी या उसका पोषक तत्वों का जो मात्रा है वो सब बढ़ा रहे हैं, जो कंपोस्ट में नहीं होता। अगर कंपोस्ट और केचुआ खाद की आप बात करेंगे तो कंपोस्ट के कंपैरिजन में इसमें नाइट्रोजन, इसमें फास्फोरस, इसमें पोटेशियम, सब और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सब भूमि को बहुत जरूरी होते हैं, हालांकि बेशक थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी हैं, तो ये सब इस कंपोस्ट की बजाय जब हम केचुआ खाद यूज करते हैं उसमें उनकी मात्रा बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसी वजह से इसका लेवल आप समझे कि ये एक मतलब उसका रिफाइंड तरीका है। रिफाइंड कंपोस्ट को जब रिफाइंड तरीके से तैयार किया जाएगा तो वो केचुआ खाद कहलाएगा। जी, इसमें फ़ायदे तो आपने अभी गिनवाए भी हैं कई और बहुत ज़्यादा होते भी हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आता है, क्या केचुआ खाद एक इस तरह की खाद है जो कि किसी खास तरह की फल सब्जियां बागबानी में ही इस्तेमाल की जाए, या फिर वो छोटी जगह खेतों में ही इस्तेमाल की जाए, या फिर ये सभी तरह की खेती में इस्तेमाल की जा सकती है जिसमें बड़े खेत भी शामिल हैं, और जिसमें शायद हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए किचन गार्डन भी शामिल? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये केचुआ खाद का सबसे बड़ा फायदा यही है कि बहुत सारी फसलों में और बहुत सारी जो सब्जियों की हम फसलें करते हैं, सब्जियां उगाते हैं या फूल भी उगाते हैं, इन सब में ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, और सब्जियों में आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, सब में ये इस्तेमाल होता है। फूलों में भी, और गुलाब, चमेली, गेंदे के फूल की अगर खेती करते हैं तो उनमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब जगह बहुत अच्छे से काम करता है। जी, अब इसके हम अगर उत्पादन की बात करें, खाद के उत्पादन की, क्योंकि जब खेत
बहुत बड़ा हो और काफ़ी बड़ी फसल होती है उसके लिए खाद भी बहुत ज़्यादा चाहिए। एक गोबर की भी एक खाद आती है, एक सामान्य खाद जिसे हम कहते हैं, वो भी आती है, वो बहुत आराम से उपलब्ध भी होती है। लेकिन जब हम केंचुआ खाद की बात करते हैं, वो क्या इतनी आसानी से उपलब्ध होगी, या फिर वो किसान को खुद बनानी चाहिए या बाजार से खरीदनी चाहिए? उसके लिए वो किसान क्या करे? कई बार ऐसा लगता है कि बहुत झंझट ना हो जाए, कि हो सकता है उससे उनकी खेती में लाभ बहुत ज़्यादा ना, उनको लगे नहीं होगा और मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मैं चाहूँगा इन सवालों पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। बहुत आराम से मैं ये बात बताना चाहूंगी कि इसमें लागत की अगर बात करें, हालांकि केचुआ खाद हमारी Amazon पे उपलब्ध है, बहुत सारे पैकिंग्स भी आती हैं मार्केट में, हर जगह ये उपलब्ध है। और सच कहूं तो ये बहुत महंगा भी मिलता है, अगर किसान के तरीके से सोचा जाए तो महंगा मिलता है। और इसको बनाना लेकिन उतना ही आसान है, इसमें कुछ बड़ा कुछ नहीं करना। आपको 6x3 के गड्ढा बनाना है, जो आप किसी भी पेड़ के नीचे भी बना सकते हो। उसमें आप फिर परत बाय परत अपनी ये लगाए, गोबर की खाद लगाएंगे, फिर उसमें जो सलेगड़ा आपकी पत्तियां हैं उनको डालेंगे, किचन गार्डन का कोई सामान है तो उसको डालेंगे, फिर गोबर की एक परत बनाएंगे और उसमें एसिनिया फोर्टिडा नाम से जो केचुआ आता है उसको जरूर आपको खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी लागत वाली चीज नहीं है, बस इसमें समय समय पर आपको देखना है कि नमी बरकरार रहे और उसमें पलटाव उसको टाइम के साथ किया जाए। और 30 से 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी खाद बनके तैयार होती है, जिसके बाद में आप देखेंगे कि पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होगी, जो आपकी खेती में फसलों का उत्पादन भी बढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात कि एक बार जो केचुआ खरीदे हैं आपने, तो इसमें पहले इसमें इस्तेमाल किया, बनाने के बाद उन्हीं केचुओं को इकट्ठा करके आप खाद तो निकाल सकते हैं और उन्हीं केचुओं को इकट्ठा करिए और उसको दोबारा से इस्तेमाल करिए। तो वो इस तरह से लागत बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से हल्के से ज्ञान की जरूरत है कि स्टेप वाइज आपको कैसे करना है, और ये बहुत आसानी से कोई भी किसान भाई अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपको केचुए खरीदने पड़ेंगे, तो क्या अलग अलग तरह के केचुए होते हैं? और कई बार हम ये देखते हैं कि बारिश में आपके घर के आसपास भी बहुत सारे केचुए निकल आते हैं, तो क्या उन केचुए में और जो खाद बनाने वाले केचुए हैं उनमें कुछ फर्क होता है क्या? जी हाँ, देखिए फर्क तो है। और जो वर्मी कंपोस्ट वाले जो केचुए आते हैं वो 2 से 3 तरह के आते हैं, जिसमें जो सबसे अच्छा केचुआ और सस्ता जो पड़ेगा वो एसिनिया फोर्टिडा ही होगा, जो आप बहुत आसानी से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या मार्केट में भी खरीद सकते हैं। एक बार उनको खरीदिए और उसके बाद उनको इस्तेमाल करिए और बार बार उनका यूज करते रहिए, क्योंकि उनको चलाना, उनको दोबारा से यूज करना बहुत आसान होगा। साथ हमारे एक श्रोता टेलीफोन लाइन पर है, आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो, नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है, जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब को भी मेरे नमस्ते। जी हाँ, बताइए। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि हमारे खेत में कुदरती केंचुए हैं। अच्छा जी। अगर हम उसमें यूरिया खाद या डाया खाद डालते हैं तो वो क्या मर सकते हैं उसमें? देखिए, मरेंगे तो नहीं यूरिया वगैरह से, लेकिन ये है कि रसायन कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो करेंगे, उनकी ग्रोथ को भी हम कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ नेचुरली हैं तो हो सकता है नुकसान शायद कम हो, क्योंकि वो पहले से ही अपने आप को ढाल चुके होंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इसके साथ आपको अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो उसमें तो आपको रसायन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो नेचुरली खेत में है तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे कार्यक्रम है किसान की बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट की तैयारी में। और इसी विषय से जुड़े हुए आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सांगवान। इनसे अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स पर 011-2342-1081 और 011-242-1083। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बातचीत कर रहे हैं केंचुआ खाद एवं कंपोस्ट की तैयारी विषय पर। तो हमारे साथ एक और श्रोता टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध है और डॉक्टर साहब आइए उनसे पूछते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि मैं इसको गमले वगैरह में जो है तो फूल लगाता हूँ। जी हाँ, तो उसके लिए मैं ये थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह में वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या नहीं? देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको नॉर्मल एक उसमें भी बना सकते हैं। क्रेट होती है ना, छोटी छोटी क्रेट होती है प्लास्टिक की, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और वो विधि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। छोटा बनाना है, छोटी जगह पे बनाना है, कंजेस्टेड जगह पे या बड़ी जगह पे, तो वो मैं आपको अभी विस्तार से समझाऊंगी। जी हाँ, और इससे जुड़ा हमारा सवाल भी एक्चुअली यही था कि जब अब हमने विषय में काफ़ी हद तक समझ लिया है और लेकिन उसको आपने ब्रीफ में बताया भी किस तरह से बनाना है, लेकिन जब हम बड़ी खेती की बात करते हैं तो उसमें उसको बनाने के लिए डॉक्टर साहब कितना हमें जगह चाहिए, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है? और क्योंकि आपने बोला कि बाजार से वो केंचुए भी खरीदने पड़ेंगे तो उनको चुनाव भी है, मौसम कैसा होना चाहिए, उन सब के बारे में हम चाहेंगे आप एक विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें बनाने की कि किस टाइम बनाएंगे, तो केंचुआ खाद एक ऐसी खाद है, वैसे तो हर पूरा साल भर ये बनाई जा सकती है बहुत आसानी से, लेकिन जो सबसे अच्छा टेम्परेचर जिसमें केंचुए सबसे अच्छे से काम करते हैं वो है 15 से 22-23 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ये सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। बाकी ये साल में हर टाइम बनाई जा सकती है। बस आपको देखना होगा कि बहुत ऐसी जगह हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़े, जहाँ एक लिमिट से ज़्यादा नमी ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। अब हम स्टेप वाइज मैं बताऊंगी कि किस तरह से बनाएं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको बड़ी जगह पे बनाना है तो आपको गड्ढे बनाने होंगे पेड़ों के नीचे। आप बड़े बड़े गड्ढे बनाइए 6 गुना 3 फीट के। और अगर छोटे कंजेस्टेड एरिया में बनाने हैं तो प्लास्टिक की क्रेट्स या फिर आप लकड़ी के बक्से को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लकड़ी का बक्सा हो या प्लास्टिक की क्रेट हो तो उसमें अंदर छेद होना चाहिए, ताकि पानी, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसमें वो पानी खड़ा रहे, वो पानी निकलता रहना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी आपने गड्ढा या क्रेट आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक छोटी सी परत बनानी होगी, छोटे छोटे कंकड़ डाल के, ताकि उनमें वो पानी आसानी से रिस के नीचे चला जाए। उसके बाद आप उसमें मिट्टी की एक परत बनाइए। मिट्टी की परत बनाने के बाद उसमें सड़े हुए गोबर की खाद डालिए, एक लेयर बनाइए। मतलब अगर देखिए कि हम बड़े गड्ढे की बात करें तो पहले कंकड़ की एक लेयर बनाएंगे, उसमें फिर मिट्टी का एक 3 इंच तक उसको भरेंगे। उसके बाद 60 से 80 किलो तक आप सड़े गोबर की खाद डालिए। उसके बाद सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ, जिसमें सारे फूल, पत्तियां और जो किचन गार्डन का सामान है, जो भी आपका सड़ा गला सामान है, उसको आप भर सकते हैं। और उसमें आप बीच में अपने एसिनिया फोएटिडा जो आप बाहर से लेंगे उसको छोड़िए। 1500 से 2000 के नंबर, अगर मैं कहूँ नंबर की बात करूं, तो इतना आपको केंचुआ लेना होगा और आपको उसमें डालना होगा। वो केंचुआ अपने आप से ऊपर नीचे उसमें काम करेगा। उसके बाद उसमें एक और लेयर आप गोबर की बनाएंगे ऊपर से, और उसको फिर हल्का सा नमी करके, नमी के साथ उसको ढक देंगे। ढकने के लिए आप ये जूट की बोरियां और ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ढकने के बाद आप बीच बीच में 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद, वैसे तो केंचुए खुद ही ऊपर नीचे जब वो करते हैं तो उसमें उनका सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो मिट्टी का पलटाव अपने आप ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से वायु का संचार होता रहे उसके अंदर, तो आप हाथों से उसको कीजिए। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी उपकरण इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हाथों से ही वो मिलाना है। ग्लव्स पहनिए और हाथों से उसको ऊपर नीचे मिलाइए। और ऊपर में नीचे मिलाने के बाद उसमें और अच्छे से वायु का संचार होगा। वही केंचुए सारी सली गड़ी चीज़ों को अपने अंदर पाचन तंत्र से के थ्रू पास करके उसको बाहर निकालेंगे। और जब वो बाहर निकल के वो तैयार होगी 35 से 40 दिन के अंदर, तो वो पोषक तत्वों से भरपूर होगी, जिसमें आपके NPK, अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बात करें, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, जिंक, ये सब बहुत भरपूर मात्रा में तैयार होके आपके पास आ जाएगा। तो उस खाद को आप इस्तेमाल करके इकट्ठा कर सकते हैं। उसको 20 से 25% की नमी के साथ बैग्स में डालकर रख सकते हैं। और उसके बाद आप जो बचा हुआ जो केंचुआ है, केंचुआ आप इकट्ठा करके उसको फिर से अपने अगले वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे में या इसी में दोबारा से आप अपना ये परत बनाइए और उसको रख दीजिए और उसको बनने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से आपका वर्मी कंपोस्ट हमेशा तैयार होता रहेगा। और जो वर्मी कंपोस्ट आपने बना लिया उनको आप डिफरेंट फसलों में, अलग अलग फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया है इसकी विधि। इस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बोल रहा हूँ बादशाहपुर गुड़गांव के नजदीक से। जी अपना सवाल पूछें। जो पूरी डालते हैं पशुओं के
जो गोबर है जी। हाँ जी। उसके ऊपर छाया है। वैसे तो ऑटोमेटिक पेड़ खड़े हैं, जैसे पानी भी भरता है उधर, जैसे नीचा है जमीन पानी भरता है, जी। तो उसमें कुछ केचुए अपने आप ऑटोमेटिक 1-2 साल से अपने आप होने लग गए। देखिए पानी तो इतना समय वाला नहीं हमें- भरना है, ये केंचुए वो नहीं है, ये बारिश वाले केंचुए हैं आपके। तो ये वो केंचुए नहीं है जो आप इसको वर्मी कंपोस्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो एसिनिया फोइटेडा इस्तेमाल होता है उसकी स्पेशलिटी यही है कि वो इस तरह से सारी चीज़ों को अपने बॉडी के अंदर ले जाके बाहर निकालता है, उसको फिर बाहर पीस के बाहर निकालता है, हम कह सकते हैं मल की थ्रू उसको बाहर निकालता है, और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो ये वो केचुए नहीं है, आपको खरीदने ही पड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी है। जैसे हम लोग हैं अपने घरों में छोटी मोटी गार्डनिंग करते हैं, कुछ पौधे लगाते हैं, तो घर में कई बार हम देखते हैं कि गमलों में बारिश के समय में कुछ केंचुए हमारी मिट्टी में हो जाते हैं। तो क्या वो केंचुए हमें निकाल देने चाहिए या वो भी खाद के रूप में नहीं, वो खाद का काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब वो निकलते हैं, सोचिए आपने कभी देखा होगा ध्यान से, तो वो मिट्टी के अंदर से निकल रहे होते हैं, तो वो सबसे जो निकलते हैं और वो गड्ढा करते हैं, तो उससे वायु का संचार बढ़ता है। उसकी वजह से जो पहले से वहां बैक्टीरिया और फंगस है जो कि हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं या पोटाश को घुलनशील बनाते हैं। उनकी वृद्धि, उनका जो नंबर है वो बहुत आसानी से बढ़ जाएगा अगर उसमें वायु का संचार होता रहेगा। तो अगर ये वाले केंचुए कुछ और नहीं भी करेंगे, ये दूसरे जो जैविक हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि जरूर करेंगे। जी, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। हम लोग बात कर रहे थे इसकी विधि की, डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से बताया विधि का। अब डॉक्टर साहब, इसमें हमने जानना चाहेंगे कि कितने खेत के हिसाब से कितनी खाद बनानी चाहिए, इसमें और कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, खासतौर जैसा भी मौसम का होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश है या ठंड बहुत है, उनकी सावधानियां, और इसके अलावा क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, इस पर हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी फसलें हैं और अलग अलग फसलों में इसका इस्तेमाल और जो इसका यूज़ होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि गन्ने की अगर फसल है आपके पास, तो फिर उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 टन प्रति हेक्टेयर के तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। कपास है तो उसमें 3.75 टन प्रति हेक्टेयर। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें 2.5 टन के आसपास इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मूंगफली, अरहर, उड़द या मूंग की फसलें हैं तो उसमें भी 2.5 टन के आसपास इसका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना है। सब्जियां अगर हमारी हैं जैसे कि आलू, टमाटर, बैंगन, गाजर वगैरह, तो इसमें 1.8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास फूलों की फसलें हैं जिसमें कि गुलाब, चमेली, गेंदा फूल अगर है तो उसमें भी 3-3.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, चर्चा के बीच में एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। जी हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ, ठाणे, महाराष्ट्र से। जी अपना सवाल पूछें सर। हाँ, मेरा सवाल ये सर कि मतलब ये जो रासायनिक खादों की वजह से जमीन का जो उर्वरक और पोषक तत्वों को खतरा होता है, तो गवर्नमेंट ने भी तो रासायनिक खादों पे जो सब्सिडी वगैरह दे के रखी है, तो बड़े पैमाने पर हमारे देश में ये रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। तो क्या मतलब ये जो उर्वरक और पोषक तत्वों को बचाने के लिए जो रासायनिक खाद और जैविक खाद, इसमें मतलब 50-50% का जो बैलेंस रखा जाए तो क्या खतरा, मतलब
क्या उपयोग हो सकता है? हमने ये नहीं कहा कि रासायनिक ही सारे खराब हैं, रासायनिक आपने किसी इस्तेमाल ही नहीं करने, संतुलन की बात थी। और अत्यधिक अगर आप जैसे बीमार भी होते हैं तो आप अगर अंधाधुंध दवाइयाँ खाएंगे तो आप बीमार से ठीक तो नहीं होंगे और उल्टा बीमार हो जाएंगे। तो आप अच्छा खान पान भी चाहिए होता है और दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए खेती में भी रसायन और जो उर्वरक हैं उनका भी संतुलन होना चाहिए। और जो केचुआ खाद की हम बात कर रहे हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस खेती में किस तरह के और कितनी मात्रा में इस्तेमाल की जानी चाहिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको कुछ खेतियाँ बताई ही थी, फूलों की भी बताई, सब्जियों की भी बताई। ऐसे ही जो और फल हैं जैसे कि अंगूर, केला, अनानास वगैरह है, तो इसमें भी 3.5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल, आम वगैरह में भी 4 से 5 किलो तक इसका इस्तेमाल होगा। और गमले में लगाने वाले पौधे हैं तो उसमें 250 ग्राम आप ये खाद डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ सावधानी हम चाहेंगे, जैसे मौसम के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनकी सावधानी मौसम के हिसाब से, और इसको बनाने में कोई खास जो सावधानी हम चाहेंगे जल्दी से आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, सबसे बड़ी सावधानी आपको जो रखनी है ना कि इसमें आपको ये नहीं कि बिल्कुल ही ओपन गड्ढा करना है, क्योंकि उसमें तो बारिश पड़ेगी और वो इतना भर सकता है कि उसमें केंचुए मर जाएंगे, इतना पानी हो जाएगा। तो आपको कोई शेल्टर के नीचे इसको हमेशा बनाना होगा। जैसे कि बड़ा सा पेड़ है, अगर उसके नीचे भी एक शेल्टर ही होगा जहां आप पानी को कंट्रोल कर सकें। नमी चाहिए इसको बनाने में, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो केंचुए मर जाएं। तो इस तरीके से 30 से 35% तक 50% तक वो नमी बरकरार रखनी है, और ये सबसे बड़ी सावधानी है। इसके अलावा और बहुत सी सावधानियां होंगी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आपको रुकना चाहेंगे क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं टेलीफोन लाइन पर। हेलो। 40 दिनों में केंचुआ खाद जो तैयार हो जाती है, तो उसके बाद जो है हम ये केंचुए को इसको कैसे अलग करेंगे? केचुए को देखिए, जब खाद हम बनाते हैं ना तो वो केचुआ बाद में धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है, वो सतह पे चला जाता है। तो ऊपर से ऊपर उसे जब आप ये खाद निकाल लेंगे तो वो आपको नीचे ही मिलेगा, वो इसमें नहीं आएगा, ऊपर वाली खाद में नहीं आएगा। इसलिए बहुत आसान होता है इसको इकट्ठा करना, और इसको इकट्ठा करके आप अगली फसल में अगले दोबारा वर्मी कंपोस्ट बनाने में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, समय की थोड़ी सी कमी है, लगभग हम लोग अपने समाप्ति पर ही हैं कार्यक्रम के इस एपिसोड में। हम जल्दी से जल्दी जानना चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे फायदे परिक्रय बताया, किसानों को जैसे एक लागत का भी वो रहे और इसको की लागत ज़्यादा ना लगे हमारी, और इसमें समय बहुत ज़्यादा ऐसा ना है कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? देखिए, इसका इस्तेमाल सबसे बड़ा इसका फायदा यही है कि ये जो रासायनिक खादें होती है ना, उनमें सिर्फ आपके पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि उसमें सिर्फ फास्फोरस होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा या कुछ और रासायनिक वो होगा। लेकिन ये एक ऐसी खाद है जिसमें पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जिनको बोलते हैं, जो कि बहुत लाभकारी होते हैं हमारे लिए, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब भी मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय से संबंधित इतनी सारी विस्तार से जानकारियां दी, तसल्ली से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, हमारे श्रोताओं के सभी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो श्रोता हमारे साथ आज मौजूद थी। विषय केचुआ खाद एवं कंपोस्ट की तैयारी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सांगवान, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान परिषद पूसा, नई दिल्ली से। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम किसान की बात का समय यहीं पर समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को इस उम्मीद के साथ छोड़े जाते हैं कि फिर से आप हमारे साथ नए एपिसोड में जुड़ेंगे और कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां हासिल करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल के साथ मुझे यानी कोमल और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।